तुम मेरे हो पार्ट 39। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पिछला भाग चैनल पर जाकर जरूर देखें। हाँ, तो मेरे रंग में रंगने लगी हो, वो वही दरवाजे के साइड खड़े होकर बोला। पर देविका ने उसे नहीं देखा था। बाहर निकलते हुए वो थी ही इतने गुस्से में कि उसे आसपास का होश ही नहीं था। कबीर रूम में आया तो मेहर बिटू के साथ लगी हुई थी। उसने कबीर को देखा और फिर से बीटू के साथ लग गई। कबीर भी कुछ नहीं बोला। हमेशा का यही था कि कबीर बाहर से आता तो पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करता, फिर आकर वो सबसे बात करता। मेहर अच्छे से जान गई थी उसकी अत्तों को, तो वो कुछ नहीं बोली। बिटू क्या कर रहा है? कबीर बिटू के पास आकर बोला तो बिटू कबीर को देखकर, चाचू मैंने ना ये बनाया है, आप देखो। बिटू कबीर से बोला और अपनी बनाई डराई कबीर के आगे कर दी। बहुत प्यारी डराई है, कबीर बोला। वही मेहर ऐसे लग रही थी कि अभी अभी कुछ हुआ ही नहीं। चलो आज हम सब नीचे बैठकर चाय पीते हैं, कबीर बीटू को गोद में उठाते हुए बोला और मेहर को देखकर चलो चले, तो मेहर ने भी हाँ में सिर हिला दिया और कबीर के साथ ही चलने लगी। नीचे रवि, विवेक, रूही और रौनक को छोड़कर सब थे। रुकमनी, रंजन तो सुप्रिया की शादी की बातें सबसे कर रहे थे। वही दादी और मासी रुकमनी को समझा रही थी। देविका भी वही थी, पर उसका चेहरा उतर हुआ था। माँ, अब आप ही बताओ सबसे पहले क्या करे? रुकमनी बोली। चाहे वह कितना भी दादी से लड़ ले, पर जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो अपनी सास से पूछ भी लेती थी। पहले तो ये लिस्ट तैयार करो कि शादी में कितने लोग को बुलाना है, फिर कार्ड भी देने, और जो सबसे जरूरी काम है वो ये कि कपड़ों पर ध्यान दो। ये ना हो कि फिर शादी वाले दिन तक कपड़े ही ना तैयार हो, दादी बोली। और हाँ, रुकमनी, किस रिश्तेदार को क्या देना है उसके बारे में भी सोच लो, मासी बोली। तो रुकमनी ने वो सब बातें नोट कर ली। वही रंजन कुछ परेशान सा बैठा था, तो कबीर जो सबकी बातें सुन रहा था वो रंजन को देखकर, चाचू आपके अकाउंट में इतना पैसे हैं कि धूमधाम से सुप्रिया की शादी कर सकते हैं, और वैसे भी मेरी एक ही बहन है तो उसकी कोई भी रीझ नहीं रहनी चाहिए। कबीर पास बैठी सुप्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र है तो कल भाभी को हमारे साथ जाने दो ना। सुप्रिया कबीर के हाथ पकड़कर बोली। तो वही दादी ने भी सुप्रिया की हाँ में हाँ मिला दी। हाँ कबीर, जाने दो, वैसे भी कल हम सब जा रहे हैं तो मेहर घर पर अकेली क्या करेगी? दादी बोली। नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, बिटू है मेरे साथ, मेहर जल्दी से बोली। जब कबीर कुछ नहीं बोला तो कबीर उसे देखकर, ठीक है तुम तैयार हो जाना, कबीर मेहर को देखकर बोला। तो वही मेहर हैरान सी उसे देखना लगी। और दादी, कल को सब शॉपिंग कर लो, परसों ज्वेलर को घर पर ही बुला लिया है, कबीर सबसे बोला। बिटू मासी की गोद में जाकर, दादी मम्मी कब आएगी? सुबह से उनको नहीं देखा, बिटू बोला। तो मासी ने बिटू के गाल खींचते हुए, क्यों, आज क्या हुआ मेरे बिटू को? मम्मी को जरूरी काम आ गया, वो बहुत जल्दी आने वाली होगी, मासी बोली। सब लोग फिर से बातों में लग गए, पर देविका तो बस गुस्से से मेहर को देख रही थी जो कबीर के पास बैठी थी। हाँ, तो शिंदे के बारे में क्या जानते हो? रूही उसी आदमी के सामने बैठी थी जो दोपहर को शिंदे से मिला था। इस समय वो दोनों हॉस्पिटल में जनरल वार्ड के बाहर बैठे थे। रूही एकदम घरेलू लड़की लग रही थी। उसने सूट पहन रखा था। मैडम, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि शिंदे यहाँ फिर से आ गया है और उसकी पोस्ट भी बढ़ गई है, वो शख्स बोला। मतलब क्या है? साफ साफ बोलो, रूही बोली। मैडम, बात कुछ साल पहले की है, यहाँ पर अब शिंदे है वही, पर कुछ साल पहले भी वह था, पर कांस्टेबल के रूप में, पर उसकी तो बहुत जल्दी तरक्की है गई, वो आदमी बोला। 4 साल पहले वो यही था तो फिर कहाँ गया? रूही बोली। पता नहीं मैडम, पर हाँ इतना पता चला था कि उस रात जितने भी कांस्टेबल और इंस्पेक्टर थे उस थाने में सबकी बदली हो गई थी, वो शख्स बोला।
अब इतना जानते हो तो अब ये भी पता होगा कि ये सब क्यों हुआ। रूही बोली। जी मैडम, दबी हुई आवाज में बातें हुई थी कि उस रात एक रेप केस आया था। लड़की ने खुद ही रिपोर्ट लिखवाई थी, पर उसके बाद उस केस की कोई बात नहीं हुई और फिर धीरे धीरे इन सबकी बदली हो गई थी। वो शख्स बोला। ठीक है, मान गई, पर अब ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए वरना तू अपनी खैर मना सकता है। रूही उसे वार्निंग देते हुए बोली और वहां से चली गई। वही वो शख्स रूही के जाते ही लंबी सांस लेता है। रूही को भी शिंदे पर कुछ शक सा हो गया था और फिर उस रूही को लगा भी कि शिंदे उसकी बातें कहीं बताता है। तो रूही ने शिंदे पर नजर रखवानी शुरू कर दी और जब आज उसे जैसे ही पता चला कि शिंदे किसी से मिला जो पहले से ही उसे जानता है, तो रूही बिना पल गवाए उससे मिलने आ गई। अब इस शिंदे पर और नजर रखनी होगी, रूही खुद से ही बोली। अगले दिन सब तैयार थे, दादी और मासी को छोड़कर, क्योंकि दादी अब ज्यादा चल नहीं सकती थी और मासी ने बिट्टू को घर पर ही रख लिया था। रवि विवेक काम के लिए चले गए और रूही अपने ही किसी केस में बिजी थी, तो अभी तक आई नहीं थी। मेहर सुप्रिया के साथ अपने रूम में तैयार हो रही थी। मेहर खुश थी कि वो आज बाहर जा रही है और कबीर ने भी बहुत सारी हिदायतें दे दी थी उसे जाने से पहले और फिर वो चला गया। चलो, मेहर सुप्रिया से बोली और बाहर की तरफ चल दी। देविका कहाँ है? मासी बोली तो रुकमनी भी देखने लगी। वही देविका अपने रूम में थी। कल का पूरा दिन और रात से रौनक का कोई पता नहीं था। अभी भी देविका उसे फोन कर रही थी पर उसका फोन तो लग ही नहीं रहा था। तो देविका ने गुस्से में फोन ही फेंक दिया और बाहर आ गई। लो, आ गई देविका। रुकमनी देविका को देखते हुए बोली। तो सब उसे ही देखने लगे। वो बस मैं तैयार हो रही थी, देविका सबको देखकर बोली। देविका के आते ही सब लोग चलने के लिए तैयार हो गए। रंजन, रुकमनी, सुप्रिया और देविका, साथ ही मेहर। मेहर और सुप्रिया अलग गाड़ी से गई थी और रुकमनी, रंजन, देविका एक गाड़ी से। रौनक कहाँ है? उसकी बहन की शादी है और वो है कि दिखाई नहीं दे रहा। रंजन रुकमनी से बोले, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं तो खुद उसे फोन लगा रही हूँ पर वो है कि फोन उठाता ही नहीं। रुकमनी बोली। इस बार फिर कबीर ने सबके सामने ये जता दिया कि मेरे पास अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है, तभी तो उसने मेरे अकाउंट में पैसे डलवाए हैं। रंजन गुस्से से बोला तो वही पीछे बैठी हुई देविका दोनों की बातें सुन रही थी पर अब उसे गुस्से आने लगा था। एक तो रौनक उसका फोन नहीं उठा रहा था, ऊपर से ये सब अपनी ही बातें लेकर बैठे थे। क्या बात है सुप्रिया, बहुत खुश लग रही हो? मेहर सुप्रिया को देखकर बोली। बस भाभी, कुछ नहीं, वो मैं तो ऐसे ही। सुप्रिया बोली तो वही मेहर उसे खुश देखकर ही खुश हो गई। शायद ये दिन भी बहुत प्यारे होते होंगे जो रो के और शादी के बीच के होते हैं। बस मेहर सुप्रिया को खुश देखकर महसूस कर सकती थी। रवि अपने काम से ही मुंबई जा रहा था कि तभी उसका फोन बजाना देखते ही उसने जल्दी से फोन उठा लिया। जैसे ही दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो उसने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगा दी। क्या, कहाँ हो और कैसी है? अब रवि बोला तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं, वहां का ध्यान रखना, बोलकर कर रवि ने फोन काटा और गाड़ी को फुल स्पीड पर चला दिया। सब लोग पास के ही मॉल पहुंच गए थे। यहाँ पर बस ब्राइडल लहंगे ही थे जो बस सुप्रिया को ही चूज करने थे। आइए मैम, आज कैसे आना हुआ? वहां का मैनेजर आकर बोला। तो रुकमनी उसे देखकर, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है तो बस उसी की तैयारी चल रही है। रुकमनी बोली। भाभी, ये मॉल भाई का ही है। सुप्रिया मेहर से बोली तो मेहर उसे देखने लगी। हाँ भाभी, पर भाई ने कभी भी जाहिर नहीं किया, बस हमें ही पता है। सुप्रिया बोली तो मेहर वहां चारों ओर देखने लगी। वही जी मैम, सर ने हमें बता दिया था पहले ही, आप सब इस तरफ आए, बोलते हूँ वो मैनेजर सबको एक तरफ ले गया। ये बहुत बड़ा रूम था, वहां पर एक से बढ़कर एक लहंगे पहले ही
अरेंज करके रखे थे। वाओ, ये सब कितना अच्छा है। मेहर सब देखकर बोली। उसके मुताबिक यह सब सिर्फ फिल्मों में ही होता था जो आज वो देख रही थी। उसकी आंखें तो मानो वहां की चमक से भी ज्यादा चमक रही थी। भाभी चलो सिलेक्ट करते हैं, सुप्रिया बोली और फिर दोनों आगे बढ़ गई। पर देविका ने कुछ खास दिलचस्पी नहीं ली थी। रंजन और रुकमनी एक तरफ बैठ गए थे। लगभग 1 घंटे बाद दोनों ने 5 लहंगे सिलेक्ट कर लिए। अब बारी थी सबको पहन कर देखने की। तो सुप्रिया ट्राई करने चली गई और इन सब में उसे एक पिंक कलर का लहंगा चुना जो कि उस पर बहुत ही जच रहा था। चलो भाभी अब कुछ और चीजें लेते हैं, बोलते हुआ सुप्रिया मेहर को बाहर की तरफ ले गई। तुम अगर थोड़ा सा हिल लोगी तो कुछ कम नहीं होगा, रुकमनी ने देविका को देखकर कहा जो बस एक जगह बैठकर सब देख रही थी। मुझे तो बस देखने के लिए ही लेकर आए हो, काम तो प्यारी और लाडली भाभी कर रही है ना। देविका भी उसी लहजे में बोली और उठकर चली गई। वही रंजन तो पहले ही किसी काम से चला गया था। तो रुकमनी मुंह बनाते हुए बाहर आकर बैठ गई और अपनी सास के कहे मुताबिक कपड़े देखने लगी, जिसमें मेहर और सुप्रिया ने उसकी मदद की। सुप्रिया, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी सास आने वाली है। मेहर सुप्रिया से बोली। हाँ भाभी बोला था, पर फिर उन्हें कुछ काम पड़ गया तो वो नहीं आई। सुप्रिया बोली। ओ ठीक हो। बोलते हुए मेहर फिर से ड्रेस देखने लगी। शाम हो गई थी। मेहर और सुप्रिया मेहर के लिए देख रही थी क्योंकि मेहर ने तो मना कर दिया था। वही मेहर उसके साथ चल रही थी। भाभी ये देखिए कितनी सुंदर है, सुप्रिया ने एक तरफ को इशारा करके कहा कि तभी रुकमनी ने उसे आवाज लगा ली। भाभी आप देखो मैं आती हूँ बोलकर सुप्रिया चली गई और मेहर उस तरफ चल दी। मेहर उस ड्रेस को देख रही थी। वो एक सटेरट पलाजो के साथ लोंग कुर्ता था जिस पर हाथ से काम किया गया था। मेहर उसे हाथ लगाकर देख रही थी। मेहर बहुत प्यार से उसे देख रही थी कि तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। मेहर ने जल्दी से पीछे की तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। मेहर ने एक बार चारों तरफ नजर घुमा पर वहां उसे कोई नहीं दिखा। मेहर फिर से उस ड्रेस को देखने लगी। भाभी चले, सुप्रिया वहां आते हुए बोली। तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया और सुप्रिया के साथ चली गई। वही उसी जगह पर एक पिलर के पीछे कोई छुपा हुआ था जिसका चेहरा साफ साफ उसके आगे के पिलर पर लगे शीशे में दिख रहा था। अश्विन चले के कुछ और देखना बाकी है, एक लड़का वहां आते हुए बोला। तो उसने उसे घुरकर देखा। आशुतोष चले के अभी कुछ बाकी है। वो लड़का उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए बोला चलो चले वरना तुम्हारे पापा को पता चल गया ना कि तुम यहाँ हो तो मुझे वो वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। बोलते हुए वो लड़का आशुतोष उर्फ अश्विन को ले गया। अश्विन की आंखें इस समय एक ही दिशा में देख रही थी और वो थी मेहर जहां पर वो सुप्रिया के साथ खड़ी थी। उसे देखते ही अश्विन के चेहरे पर एक चमक आ गई। जिस दिन अश्विन सुप्रिया को देखने गया था उसी रात को उसने बातों बातों में ही अपनी उस भाभी की फोटो मांगी जो उसे बालकनी में दिखी थी। सुप्रिया ने भी बिना देर किए ही उसे फोटो भेज दी थी जिसमें कबीर और मेहर एक साथ खड़े थे। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें मार दिया पर तुम तो जिंदा हो, जिंदा ही नहीं मजे से रह रही हो, वो भी इतने बड़े घर में। और मैं आज तक चैन से सो नहीं पाया कि उस दिन तुम्हें मारा ना होता। अश्विन मेहर के फोटो को हाथ लगाते हुए बोला, फिर उसे जुम करके मेहर के चेहरे पर चुम लिया। बस अब और दूरी नहीं। अश्विन स्माइल करते हुए बोला। अश्विन अपनी गाड़ी में बैठा उसी लड़के के साथ जा रहा था। मेहर के ख्यालों में गुम। आज ही सुप्रिया ने उसे बताया था कि वो सब लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो अश्विन भी उनके पीछे आ गया था। रवि लगभग 4 घंटे की ड्राइव करके मुंबई पहुंच गया था और अब वो एक हॉस्पिटल के सामने खड़ा था। रवि ने बिना एक पल गवाए अंदर की ओर भाग गया और रिसेप्शन पर पूछकर वो उसी तरफ चला गया। आईसीयू के बाहर वो एक बॉडीगार्ड खड़ा था जिसे बहुत सारी चोटें आई हुई थी। रवि धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे।
फिर भी वो आगे बढ़ा और शीशे की दीवार के आगे जाकर खड़ा हो गया। यहाँ से उसे सामने बेड पर लेटी हुई मीनू दिख गई, जो कि इस समय मशीनों में घिरी हुई थी। रवि उसे देखकर एकदम से पीछे दीवार से जा लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मीनू के साथ वो लड़कर गया था आज उसे ऐसे देखेगा। उसकी आंखें नम हो गई। तभी वो बॉडीगार्ड आगे आया और रवि के कंधे पर हाथ रखकर, सर अम्मा, वो बस इतना ही बोला तो रवि ने उसे सवालिया नजरों से देखा। अम्मा कहाँ है? रवि बोला, वो अनाथालय है। वो बॉडीगार्ड सिर झुकाए बोला तो रवि उसे देखते हुए, बात क्या है? तुम कुछ छुपा रहे हो? बोलो। रवि बोला, सर आप वहां जाएं, मैं यही हूं। वो लड़का बोला तो रवि उसे देखने लगा और एकदम से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। नो नो नो, वो बोलते हुए वहां से बाहर की तरफ चला गया और जल्दी से गाड़ी में बैठकर अनाथालय की तरफ बढ़ गया। उसी की आंखें लगातार बह रही थी। सब लोग वापस घर आ गए और सुप्रिया सबको अपनी शॉपिंग दिखा रही थी। रूही भी घर पर ही थी तो वो भी सबके साथ मिलकर ये सब देख रही थी। बहुत सुंदर है ये सब, रूही बोली। हाँ भाभी, पता है मैंने और मेहर भाभी ने पूरे 2 घंटे लगाए इसे सिलेक्ट करने में, सुप्रिया बोली। और फिर से सब शॉपिंग देखने लगे। वहीं मेहर अब थक गई थी और साथ ही पैरों में दर्द भी होने लगा तो वो चुपचाप बैठ गई। रामू काका सबके लिए चाय बना लाए और सबने वहीं बैठकर चाय पी। मेहर, तुम भी आराम करो, थक गई हो गई। दादी मेहर को देखकर बोली तो मेहर ने धीरे से हाँ कहा और उठकर चलने लगी। जैसे वो सीढ़ियों के पास आई तो एक बार उसने उन सीढ़ियों को देखा और एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे चढ़ने लगी। उसे सच में दर्द होने लगा था। मेहर अभी 2 सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि उसे लगा कि किसी ने उसे हवा में उठा दिया। जब उसने देखा तो वो कबीर था जिसने मेहर को बाहों में उठा रखा था और आराम से चल रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतार दे, सब देख रहे हैं। मेहर बोली तो कबीर उसे देखकर दादी ने ही कहा है। वो बोला तो मेहर का मुंह खुला रह गया। तभी कबीर ने उसे बेड पर लाकर बैठा दिया तो मेहर जल्दी से पीछे की तरफ हो गई और टेक लगाकर बैठ गए। उसे बहुत आराम आ रहा था ऐसे बैठने में। मेहर की आंखें बंद थी और वो रिलैक्स फील कर रही थी। तभी कबीर चेंज करके आ गया और मेहर को देखकर, इसलिए नहीं जाने देना चाह रहा था पर तुमको लगता है कि मैंने तुम पर पाबंदी लगा दी है, कबीर बोला और मेहर के पैरों पर क्रीम लगाने लगा जो लाल हो गए थे। वहीं मेहर सिर नीचे किए हुए बैठी थी, जैसे आज उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। चलो अब ये दवाई लो, कबीर मेहर से बोला तो मेहर ने जल्दी से दवाई ले ली और कबीर के कहने पर लेट भी गई। उठो मेहर, खाना खा लो, देखो रात हो गई है। कबीर मेहर को उठाते हुए बोला। वो तब से सो ही रही थी। वही कबीर मेहर के लिए खाना रूम में ही ले आया था। मेहर कबीर की आवाज सुनकर ही उठ बैठी। चल खाना खा लो, कबीर बोला तो मेहर उसे देखने लगी। अब ऐसे क्या देख रही हो? कबीर मेहर से बोला। आपने खा लिया? मेहर बोली। उसकी आवाज अलसाई सी थी। हाँ मैंने खा लिया, अब तुम खाओ, कबीर बोला। हम हाथ धोकर आती हूँ, मेहर बोली और उठकर चली गई। सारा खाना खत्म करना है, कबीर मेहर से बोला जो टेबल पर खाना देखकर हैरान लग रही थी। 4 जन का खाना है, मैं कैसे खा सकती हूँ? मेहर कबीर को देखकर बोली तो कबीर उसे देखकर, जितना खाया जाए उतना खाओ, वो बोला तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया और खाने लगी। बस अब और नहीं, बहुत हुआ, बोलकर मेहर अपनी प्लेट उठाने लगी। रहने दो, नौकर ले जाएगा, कबीर बोला तो मेहर ने चुपचाप प्लेट वही रख दी और उठकर बालकनी में आ गई। क्या सोच रही हो? कबीर मेहर से बोला। वही मेहर जो पीठ करके खड़ी थी वो कबीर की तरफ मुड़ गई तो कबीर मेहर के चेहरे को देखने लग गया। मेहर ने कबीर को ऐसे देखते हुए पाया तो अपने चेहरे को साफ करने लगी। शायद उसके चेहरे पर कुछ लगा है, पर वो ऐसा कुछ करती के कबीर ने मेहर का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। मेहर तो हैरान सी उसे देखने लगी। सर आप क्या कर रहे हैं?
मेहर बोली, उसे रात वाली बात याद आ गई जब कबीर ने नाटक करने को कहा था और कबीर से दूर होने लगी। वही कबीर ने मेहर के चेहरे को हाथों में थाम लिया। मेहर बस कबीर को देखती रह गई। सर आप ये क्या? शश, कबीर ने मेहर को चुप कराते हुए कहा। वही मेहर कबीर को देख रही थी। कबीर ने धीरे से मेहर को गले से लगा लिया। मेहर अभी भी कबीर के ऐसा करने से हैरान थी। हमें अभी चलना है, कबीर ने मेहर के चेहरे को देखकर कहा। मेहर कबीर को हैरान सी देख रही थी। कहाँ जाना है हमें? मेहर बोली, चलो सब कुछ तैयार है, कबीर बोला और मेहर का हाथ पकड़े उसे रूम से बाहर ले गया। मेहर हैरान सी उसके साथ चली जा रही थी। वो कुछ पूछती के नीचे हाल में उसे दादी मासी सब लोग दिखाई दे गए। मेहर सबको देखकर और भी हैरान हो गई। सबके चेहरे उतरे हुए थे। बात क्या है, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? मेहर ने कबीर को रोकते हुए कहा। तो कबीर ने मेहर के दोनों हाथ पकड़ लिए और सोफे पर बैठाते हुए खुद उसके सामने बैठ गया। बात क्या, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेहर बोली। मेहर असल में बात है कि, कबीर बोलते हुए रुक गया। क्या बात है? अब मेहर को कुछ अजीब सा लग रहा था। प्लीज आप बोलो ना, बात क्या है? मुझे डर लग रहा है, मेहर बोली। अम्मा नहीं रही, कबीर ने जल्दी से आंखें बंद करके कहा। तो मेहर कबीर को देखने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? सुबह ही तो मैंने बात की थी जाने से पहले। मेहर कबीर के हाथ से अपने हाथ छुड़ाते हाय बोली। तभी दादी मेहर के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर, बेटा कबीर सच बोल रहा है, दादी बोली। तो मेहर दादी को देखकर, नहीं दादी बोल दो ना, ये झूठ है, मेहर बोली और साथ ही उसकी आंखें में आंसू बह निकले। काश मेरी बच्ची ये झूठ होता, दादी बोली और मेहर को डोट गले से लगा लिया। मेहर तो चुप सी हो गई, उसकी आंखें ही बह रही थी, वो तो कुछ बोल रही नहीं रही थी। जाओ बेटा वहां जाओ, दादी बोली। तो मेहर चुप सी खड़ी हो गई और दरवाजे की ओर चलने लगी। विवेक सबका ध्यान रखना, बोलते हुए कबीर मेहर के पीछे चला गया और उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर अच्छी तरह से जानता था कि जब अपने छोड़कर चले जाते हैं तो कैसा लगता है। वो मेहर की हालत अच्छे से समझ सकता था इस समय। दोस्तों कहानी कैसे लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे।